बाइटर तीखा होता है ना। और इस तरह से जो है कि हम लोग स्वाद लेते हैं। तो स्वाद कलिका की संख्या कितना होता है? 10 लाख से 12 लाख होता है। तो स्वाद कलिका के द्वारा जो है कि हम लोग स्वाद लेते हैं, इसकी संख्या 10 से 12 लाख होता है। ये वो जो मीठा के ऊपर इधर से है वो क्या है? कौन? ये हाँ, वो इसी का है। सल्टी का ही। हाँ, सॉल्टी सावर। हो गया? तो 30 जैसे ये निचली जबड़ा हम लोग 21, 23 बाई 21, 23 ये आता है निचली जबड़ा। निचली जबड़ा ये हो गया ऊपरी जबड़ा। ये हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर आ गया, है ना। अब इसकी संख्या कितना हो गया? जैसे हाफ पार्ट करेंगे, ये निचली जबड़ा या ऊपरी जबड़ा, तो हाफ पार्ट करेंगे तो 16 और इधर दांत हो गया 16 नहीं 8 और ये 8 हो गया। आठ इधर कितना आ गया? 16 नीचे 16 ऊपर 32 दांत हो गया ये। अब इसमें जो आता है इंसीजर कितना है? 2, केनाइन कितना है? 1, प्री मोलर कितना है? 2, और मोलर कितना है? 3। कितना? 3 2 5 3 8 हो गया हाफ पार्ट का। अब इसमें जो है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4, 2 4 6 कितना हो गया? 16। तो निचली जबड़ा का हो गया ये। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा दोनों का हो गया ये। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 8 12 कितना आ गया? 32 आ गया। तो कहा जाए कि तो मुंह में कितने दांत? तो 32। कौन सा? इंसीजर 8 हो गया, केनाइन 4 हो गया, प्रीमोलर 8 हो गया, मोलर 12 हो गया। यदि निचली जबड़ा में कहा जाए तो 16, इंसीजर कितना? 4, केनाइन कितना? 2, प्रीमोलर कितना? 4, मोलर कितना? 6 होता है ना। तो इस तरह से हमारे मुंह में दांत होता है। अब यहाँ इंसीजर कितना बता रहा है? 21 23, तो यहाँ 2 हो गया ये इंसीजर। इसके बाद केनाइन कितना बता रहा है? 1 बता रहा है। प्री मोलर कितना बताया? 2, तो प्री मोलर 2 बताया। मोलर कितना है? तो ये हो गया 3 हो गया ये। इस तरह से दांत हो गया ये। तो मिल्क टीथ ये अस्थाई दांत, उसी तरह से इधर भी होता है ये। इंसीजर, केनाइन हो गया और ये प्रीमोलर हो गया और ये मोलर हो गया ये। तो दांत हम लोग गिनेंगे तो 16 दांत, 8 इधर और 8 इधर हो गया। यदि मिल्क टीथ का फॉर्मूला बताए होंगे 21/02 बाई 21/02। तो कौन सा दांत इसमें जो है? प्रीमोलर कौन सा? ये हो गया इंसीजर, ये केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर और ये हो गया मोलर। तो ये प्रीमोलर जो है कि मिल्क टीथ में नहीं होता है और ये जो है कि मिल्क टीथ में नहीं होता है।
तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6, निचले जबड़ा में 6 और ऊपरी जबड़ा में 6, 12 दांत जो आता है ये मिल्क टीथ में नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डाइफायोडोंट ये सब दांत हो गया, और वो जो हो गया कि मोनोफायोडोंट हो गया। तो जिस दांत का जन्म 2 बार होता है उसको डाइफायोडोंट, जिसका जन्म 1 बार होता है उसको कहते हैं मोनोफायोडोंट कहते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग हो गया है ना, अब उसको सुनते रहेंगे। तो ये हो गया मसूड़ा गम, मसूड़ा। और ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं रूट, कहते हैं दांत का जड़, रूट बोलते हैं। और ये इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी बोलते हैं। और इसमें जो रहता है ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी होता है। ये होता है इनामेल होता है। और इसके अंदर जो होता है इसको बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं क्रॉन बोलते हैं। इस तरह से ये दांत हो गया। तो ये इनामेल जो होता है सबसे कठोर हड्डी, ये हो गया सबसे कठोर हड्डी हो गया, हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है ये, है ना। ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं क्रॉन करते हैं। और माउथ का पीएच मान 5.5, 5.5 से कम होने पर दांत क्षय होने लगता है ना। तो दांत में होल हो जाता है। तो जब दांत में होल हो जाता है तो आरसीटी, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, किया जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट किससे संबंधित है, दांत से संबंधित है। ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट ये लिखाए हुए हैं, है ना, कि दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी बोलते हैं। जो व्यक्ति इसके बारे में अध्ययन करता है उसको डेंटोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट बोलते हैं। अब इसके बाद जो आता है कि माउथ में सैलिवरी ग्लैंड, तो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है। तो यहां मान लिया जाए कि ये शक, खोपड़ी, तो ये कान हो गया। तो कान के नीचे जो आता पैरोटिड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। और यहां जबड़ा, निचली जबड़ा और ऊपरी जबड़ा, इसकी संख्या कितना होता है, 1 पेयर होता है पैरोटिड। और ये जो है कि अपर जाके इंसीजर के पीछे खुलता है, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा के इंसीजर, इंसीजर के पीछे खुलता है यह पैरोटिड। इसके बाद जो है कि नीचे, निचली जबड़ा में सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, निचली जबड़ा, निचली जबड़ा में। और ये 1 पेयर होता है। इसके बाद सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ये 1 पेयर। और ये टंग के नीचे, जीभ के नीचे, जीभ के नीचे खुलता है ये,
ये निचली जबड़ा में दांत के बगल में खुलता है। ये कहाँ खुलता है? तो ऊपरी जबड़ा में इंसीजर के पीछे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे होता है। और इस तरह से जो है कि 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? सैलाइवा, जिससे जो है कि स्टार्च का डाइजेशन होता है। और स्टार्च किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? माल्टोज में, है ना। हो गया। ये स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, 98% H2O। और बाकी जो है कि एंजाइम होता है इसमें। अब इसके बाद जो है कि भोजन माउथ के बाद स्टोमच में आता है। ये फिगर यदि हम लोग देखेंगे इस तरह से होता है। तो ये स्टोमक पूरे पार्ट जो हो गया यहां से यहां तक स्टोमक। ऊपर वाले को बोलते हैं फंडिक, नीचे वाले को कहते हैं पाइलोरिक, और बीच वाले को कार्डियक, कार्डियक बोलते हैं। यहाँ पाइलोरिक valve, पाइलोरिक valve ये हो गया डियोडीनम। और यहाँ से ये आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज और यहाँ जो आता है इस तरह से जो है कि नली होता है। ये हो गया लीवर, ये गॉल ब्लाडर, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट हो गया। राइट लीवर, लीवर लो, लेफ्ट लीवर, लेफ्ट लीवर लोब, ट्रिपल एल, लेफ्ट लीवर लोब, राइट लीवर लोब। इसके बाद अपेंडिक्स, सीकम, एसेंडिंग कोलोन, कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, कोलोन,
descending colon, rectum, anus. कार्डियक में ऑक्जेंटिक दिखाई दे रहा है इधर। और इसमें मतलब कितना तक पूरा फिल रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में? नहीं, यहाँ से रहता है। अब वही लिखाएंगे यहाँ कहाँ से रहता है। ये पूरा फिल रहेगा तो फिर पानी कहाँ जाएगा, भोजन कहाँ जाएगा? जब भोजन पचता है, जब भोजन आंख में चला आता है तो उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आता होगा क्या? नहीं आता है। जैसे बगुला का नाम सुने हैं, बगुला दूध में पानी और ये म्यूसिन क्या करता है तो स्टोमिक को जो है कि HCl के इफेक्ट से बचाता है ये, है ना। फिर यहाँ कार्डियक भाग में 3 सेल होता है, ऑक्जेंटिक बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल कहते हैं और पेप्सिनोजेन, ये पेप्टिक सेल कहते हैं। 3 प्रकार का सेल होता है। ऑक्जेंटिक सेल से HCl का सेक्रेशन होता है जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो जीवाणु होता है उसको मारता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। जाइमोजेनिक जो सेल होता है, जाइमोजेनिक सेल से क्या सेक्रेट्स होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रेनिन कहते हैं, है ना। और यह प्रोरेनिन के रूप में सेक्रेट्स होता है यह। और प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वह कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोरेनिन HCl के H आयन के संपर्क में जैसे ही आता है तो एक्टिव रेनिन बनाता है। और एक्टिव रेनिन क्या करता है कि दूध में जो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम आयन के साथ ये अभिक्रिया करता है। कल बताए होंगे कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, केसिन। तो कैल्शियम को केसिन को कैल्शियम पैराकेसिन में परिवर्तित करता है। इसके बाद जो है कि पेप्टिक सेल जो आता है तो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन होता है और पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये भी HCl के H आयन के साथ रिएक्शन करके एक्टिव पेप्सिन बनाता है यह। और पेप्सिन जो है कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। प्रोटीन को ये कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ये आंशिक पार्शियली डाइजेशन करता है ये। और प्रोटीन को पचाकर क्या बना देता है तो पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज बना देता है। यहाँ काम खत्म हो गया। इसके बाद पाइलोरिक वाल्व हो गया, ये 1 वे डायरेक्शन में काम करता है। ड्यूडेनम में भोजन आया तो ड्यूडेनम में भोजन आता है तो सबसे पहले यहाँ गॉल ब्लैडर से बाइल आता है। बाइल भोजन को जो है कि अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया, है ना। फिर इसके बाद जो हुआ पैंक्रियाज हुआ, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर आता है। और पैंक्रियाज से कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है तो पहला ट्रिप्सिन या इसको कीमोट्रिप्सिन बोलते हैं, दूसरा होता है लाइपेज होता है और तीसरा एमाइलेज। यानी 3 तरह का एंजाइम पैंक्रियाज से निकलता है जिसको पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। और यह क्षारीय अल्कलाइन यानी बेसिक की नेचर होता है और इसका pH मान लगभग 8 होता है। तो यहाँ से ये आया पैंक्रियाटिक जूस भोजन के साथ मिला तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या 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 है तो लाइपेज हुआ, ट्रिप्सिन या कीमोट्रिप्सिन और एमाइलेज। तो एमाइलेज का काम क्या होता है कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करना, पहला डाइजेस्ट हो गया। दूसरा लाइपेज होता है तो लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है तो फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बना दिया, है ना। ट्रिप्सिन जो आता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो प्रोटीन और प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े जिसको पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज स्टोमक में बना था उन सभी को ये डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्ट करके एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन कौन सा भाग होता है तो ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम आता है, जेजुनम के बाद इलियम आता है।
है ना। तो इलियम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग में आता है, और इलियम से जो एंजाइम सीक्रेट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन पहला होता है, दूसरा होता है लाइपेज होता है, तीसरा सुक्रेज होता है, चौथा माल्टेज होता है, पांचवा लैक्टेज होता है। 5 एंजाइम होता है। तो लाइपेज जो है कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया। इसके बाद जो इरेप्सिन होता है यह प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बनाता है, यहाँ कंप्लीटली डाइजेशन होता है। फिर लैक्टेज हुआ, तो लैक्टेज क्या करता है, तो दूध में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जिसको लैक्टोज कहते हैं, यह लैक्टोज को क्या करता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। फिर जो है कि सुक्रेज, तो सुक्रेज का काम क्या है, तो सुक्रोज डाइजेस्टिव एंजाइम है, यह सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, और एक और क्या था, माल्टेज। तो माल्टेज जो आता है ये माल्टोज पचाने वाला एंजाइम है। माल्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और माल्टोज को पचाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होता है, 20 से 25 फीट 7 मीटर होता है। अब यहाँ ये जंक्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ देख रहे हैं, और ये जंक्शन क्या होता है, सीकम होता है, और सीकम के नीचे अपेंडिक्स। कहा जाए अपेंडिक्स राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट साइड ये अपेंडिक्स होता है ना। ऐसे भी हम लोग इधर खड़े हो जाएंगे तो ये साइड अपेंडिक्स पड़ रहा है, तो राइट साइड अपेंडिक्स हो गया। और ये जो है कि बड़ी आंत का भाग होता है, तो बड़ी आंत में कौन कौन सा आ गया, सीकम आ गया, एसेंडिंग कोलोन आ गया, ट्रांसफर कोलोन आ गया, डिसेंडिंग कोलोन आ गया, रेक्टम आ गया, एनस आ गया। ये सब जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग में इतना हुआ। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग होता है, इसको भिलाई बोलते हैं, शायद हम लोग नाम सुने होंगे। तो जो भी डाइजेस्टेड जो फूड होता है वह भिलाई में आता है। भिलाई में ब्लड कैपिलरी होता है, और ब्लड कैपिलरीज को एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी के सेल्स में ये भेज देता है। वहां पे जो है कि उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आते हुए यहाँ डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, तो जो भी फूड में वाटर मोलेकुल्स होता है, तो वाटर मोलेकुल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्ब हो करके ये जो है कि रेक्टम में आता है, और रेक्टम में कंप्लीटली जो है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और जब रेक्टम भर जाता है तो हमारे बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितना होता है, लगभग 20 से 25 मीटर होता है, 20 से 25 मीटर, और 20 से 25 मीटर, हाँ 20 से 25 नहीं 20 से 25 फीट होता है, 7 मीटर होता है यह, है ना। और बड़ी आंत जो होता है इसकी लंबाई 5 फीट, लगभग 5 से 7 फीट होता है, और 2 मीटर होता है ये। तो जो छोटा है तो बड़ी आंत कम है। इसका ल्यूमेन जो आता है, छोटी आंत का लंबाई ज्यादा है तो इसको बड़ी आंत बोलनी चाहिए थी, इसका ल्यूमेन छोटा होता है ये। अब बड़ी आंत का ल्यूमेन बड़ा होता है। ल्यूमेन मतलब जो आंतरिक जो भाग होता है, डायमीटर बाई व्यास भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, तो ये ज्यादा होता है ये, है ना। इसीलिए इसको जो है कि बड़ी आंत कहा जाता है। तो बड़ी आंत में जो है कि भोजन का पाचन नहीं है। यही हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। सर आप जो बोले हैं पाइलोरिक वाल्व, वो होता है, वो वन में होता है। कभी कभी जो हम लोग को उल्टी हो जाता है, हाँ, तो वैसे व्यक्ति को कहाँ रखते हैं, हाँ तो वैसे व्यक्ति को कहाँ रखते हैं, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में कैसे व्यक्ति जाते हैं, हाँ तो बीमारी हो गया हो। वन वे डायरेक्शन में नेचर बना है, आई 2 वे हो गया तो बीमारी हो गया ये, है ना। अब जैसे हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल, वोमिटिंग का एक तरह का वेस्ट मटेरियल हो गया,
तो उसका निकलने का रास्ता अलग हो गया। रास्ता यदि बदल देता है तो बीमारी हो जाता है। अब कोई व्यक्ति आंख से देखता है, कान से देखना शुरू कर दे तो क्या होगा, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ये जो स्टोमक है, कार्डियक है, ये सब बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक मतलब स्टोमक। जब हम लोग हर जीव में ऐसा होता है, जब हम लोग मुर्गा का जब पथरी खाते हैं तो वो कैसे गल जाता है? मुर्गा का पथरी खाते हैं तो वो कैसे गल जाता है? देखता है हम लोग अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ये तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, है ना। और जिस अंग के द्वारा होता है उस अंग को कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो जो उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी सबस्टांस, उत्सर्जी पदार्थ जो आता है, यह पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस होता है। उत्सर्जी पदार्थ 3 रूप में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ये डाइजेशन के द्वारा अभी देखे हैं कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से। द्रव होता है जो यूरिन और पसीना के द्वारा, यूरिन तथा पसीना के द्वारा बाहर निकलता है। और गैस CO2 गैस होता है जो श्वसन के द्वारा बाहर निकलता है। तो इसमें द्रव में जो आता है किडनी और त्वचा आता है। और इसमें लंग्स, फेफड़ा आता है। द्रव में किडनी से बाहर निकलता है और त्वचा, पसीना त्वचा से बाहर आता है। और तो कोई शरीर का कुछ अंग है नहीं कि जिसे निकलेगा ये, है ना। अब ये रिवर्स हो जाता है तो बीमारी होगा। रिवर्स नहीं हुआ तो हम लोग सही रूप में है। निकल गया डाइजेशन के द्वारा, द्रव यूरिन पसीना के द्वारा, जिसका किडनी और त्वचा होता है, श्वसन लंग्स CO2, है ना। तो अब द्रव में देखते हैं तो हमारे शरीर में नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट करने का मतलब क्या कि जिसमें नाइट्रोजन का यौगिक कंपाउंड होता है तो उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है एमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट, है ना। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर में होता है। तो ये एमोनिया पहला। दूसरा होता है यूरिक एसिड। तीसरा यूरिया होता है। यूरिक एसिड ये हो गया। तो एमोनिया जलीय जंतु का उत्सर्जी पदार्थ। यूरिक एसिड वायवीय जंतु का उत्सर्जी पदार्थ। और यूरिया स्थलीय जंतु का उत्सर्जी पदार्थ होता है। ये तो जो जलीय जंतु जो जल में रहने वाला है, सब मछली हो गया, जितने जल में रहने वाला है उसका उत्सर्जी पदार्थ एमोनिया। एमोनिया क्या है? नाइट्रोजिनस उत्सर्जी पदार्थ होता है। नाइट्रोजिनस क्या हो गया? तो जिसमें नाइट्रोजन का यौगिक होता है। यूरिक एसिड वायवीय जंतु। अब कौन सा जंतु का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है? तो वायवीय जंतु में कौन कौन सा आ गया? जो हवा में, जैसे पक्षी आ गया, छिपकली आ गया, तो सबका यूरिक एसिड। यूरिया किसका होता है? तो स्थलीय हम लोग आ गए।
है ना। तो इस तरह से होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। और यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, ब्रीक में होता है। यूरिन का निर्माण ब्रीक में होता है। यह जैसे एम्फीबियन यानी जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, तो उसमें दोनों हो जाता है। ये जब जल में होगा तो उसमें अमोनिया हो जाएगा, और जब वो स्थल पे रहेगा तो उसमें यूरिया हो जाएगा जी। क्योंकि जब जल में रहता है तो उसमें रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा। और जब स्थल पे होगा तो लंग्स के द्वारा होता है। और जब कंप्लीटली वह जलीय है तब जो है कि उसमें स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन से, मछली कंप्लीटली जलीय है तो गिल्स होता है ये, है ना। टैडपोल नाम सुने होंगे हम लोग, कंप्लीटली एक्वेटिक आता है, उसमें क्या होता है तो गिल्स होता है ये। हम लोग में भी यदि गिल्स विकसित हो जाता है या त्वचा से हम लोग रिस्पायरेशन करेंगे तो आसानी से जल में भी सर्वाइव कर जाएंगे ये, है ना। हाँ बोलेंगे। वैसे तो हर पक्षी सर धरती पे भी रहता है ना, वो भी यूरिया पे धरती पे रहना नहीं, अपना क्रियाकलाप वह अधिकतर कहाँ करता है। अब हम लोग भी तो छत पे रहते हैं, इसका मतलब वायवीय हो जाएंगे थोड़े। 10 दिन पेड़ पे मचान बना करके रह गए तो वायवीय हो जाएंगे नहीं ना। उसका अधिकतर समय कहाँ व्यतीत होता है ये, उसके अनुसार होता है यह, है ना। ऐसा नहीं कि 10 दिन रह गए। लीवर यूरिया निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यूरिया निर्माण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओरेंथिन चक्र बोलते हैं। तो ब्रीक होता है, ब्रीक की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ब्रीक का औसत भार लगभग 140 ग्राम होता है। ब्रीक के इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और जो व्यक्ति किडनी के बारे में अध्ययन करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारे किडनी में नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख होता है, और नेफ्रॉन में ही जो है कि फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। तो जैसे किडनी ये किडनी हो गया, तो बाहर वाले को हम लोग कहते हैं कोर्टेक्स, और अंदर वाले को बोलते हैं मेडुला बोलते हैं, और इस भाग को बोलते हैं पेल्विस। और यहीं पे जो है कि स्टोन होता है। ये स्टोन क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ये। और इसको बोलते हैं यूरेटर। और यही जो है कि दोनों किडनी से ये निकलता है, दोनों किडनी से। और यहाँ यूरिनरी ब्लाडर दोनों किडनी से निकला। और यहाँ पे जो होता है यूरेथ्रा होता है। तो यूरेथ्रा के द्वारा जो है कि हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। यहाँ 2 नली होता है, एक को कहते हैं रेनल आर्टरी, और दूसरा रेनल वेन होता है। रेनल आर्टरी या इन करता है और रेनल वेन
ये आउट होता है। ये होता है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। होता है 10 से 12 लाख होता है, और नेफ्रॉन में ही जो है कि छलने की प्रक्रिया होती है, फिल्ट्रेशन। तो नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? तो नेफ्रॉन का एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुल्स कहते हैं। तो यहाँ नेफ्रॉन की आकृति यदि देखते हैं तो इस तरह से जो है कि ये नेफ्रॉन की आकृति होता है। इसको बोलते हैं अफरेंट आर्टेरियल, टेरियोल, अफरेंट, और इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियल। ग्लोमेर बोमैन कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स, क्रोमिक जेल एंड ब्लड कैपिलरी और ये फिल्ट्रेट होने के बाद जो है कि ये यूरेटर, हम लोग किडनी में फिगर देखे थे, यूरेटर के माध्यम से बाहर आता है ना। तो प्रत्येक मिनट जो है इसमें जो ब्लड आता है, प्रत्येक मिनट 1000 मिलीलीटर ब्लड आता है। हो गया? प्रत्येक मिनट 1000 मिलीलीटर ब्लड आता है। 1000 मिलीलीटर ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए आता है। 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर प्रत्येक मिनट आता है, जिसका 12.5% भाग छन जाता है।
12.5% भाग छन जाता है। तो इस तरह से 125 मिलीलीटर ये छनता है। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर छन गया। तो 1 घंटा में 125 गुने 60 24 और ये 1000 से भाग कर दिए तो ये लीटर में आ गया। 125 वाट 18 के 24 यानी 180 लीटर। तो प्रत्येक दिन 180 लीटर ये ब्लड को छानता है, फिल्ट्रेट करता है ना। यदि कहा जाए प्रवेश कितना करता है तो 1 मिनट में 1 लीटर, तो 60 मिनट में 60 लीटर और 60 गुने 24 इतना लीटर जो है ये पूरे दिन में प्रवेश करता है, जिसका 180 लीटर ये छान दिया। और इसका 1% भाग जो है कि यूरिन में कन्वर्ट होता है और यह 1.8 लीटर यूरिन बनता है ये। तो 24 घंटा में 1.8 लीटर यूरिन बनाता है। इसीलिए किताब में देता है कि 1.5 से 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर जो है कि यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का कलर कैसा होता है? पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन में वाटर कितना होता है? तो लगभग 92% यूरिन में वाटर होता है ये, है ना। यूरिन में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि जॉन्डिस की बीमारी हो गया। बिलीरुबिन की मात्रा कैसे बढ़ता है? तो आरबीसी के टूटने से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? तो 120 दिन होता है। 120 दिन में वो आरबीसी टूटता है। तो टूटे हुए आरबीसी को लीवर एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है, और लीवर जो है कि एब्जॉर्ब करके और उसको बाइल में बना देता है, और बाइल के द्वारा जो है कि हमारे बॉडी से स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। तो स्टूल के माध्यम से निकला तो बीमारी नहीं हुआ, लेकिन ब्लड के माध्यम से निकला तो बीमारी हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं जॉन्डिस, पीलिया। इसीलिए पीलिया की बीमारी में कहा जाता है कि लीवर कमजोर हो गया है और व्यक्ति को लीवर टॉनिक दिया जाता है ना। तो यूरोक्रोम, यदि यूरिन का परिवर्तन अमोनिया में, यानी बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के कारण अमोनिया में परिवर्तित होता है तो इसमें स्मेल आता है। ऐसे यूरिन में स्मेल किसके कारण? तो अमोनिया के कारण होता है ना। तो यूरिन हो गया, यूरिन 1.5 से 2 लीटर बन गया। यूरिन में पानी कितना हो गया? तो लगभग 92% पानी होता है। इसके बाद यूरिक एसिड होता है। यूरिन का नेचर क्या होता है? तो एसिडिक नेचर होता है। इसका औसत पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है ना। ये हो गया ये लिक्विड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। और इसके बाद जो आता है गैसियस वेस्ट मटेरियल। तो गैसियस वेस्ट मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं? CO2 शरीर से बाहर निकालते हैं और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन क्रिया कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में शरीर का कौन सा अंग भाग लेता है? फेफड़ा भाग लेता है ये, है ना। तो गैसीय उत्सर्जी पदार्थ। शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड रहता है तो उसी को बार-बार सर्कुलेट करता रहता है। हाँ, हम लोग 2 पेज याद किए हैं, कहते हैं कि थक गए हैं अब याद नहीं करेंगे। हृदय 5 लीटर फिल्ट्रेट कर दिया, पंप कर दिया, कहता है कि थक गए हम 2 घंटा हम धड़कन नहीं करेंगे, धड़केंगे नहीं अब, है ना। हृदय सो जाता है, 2 घंटा नहीं धड़कता है, हमेशा रहता है।